हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आंसर कार्ड। आज हम चर्चा करेंगे किस तरह से हिंदी साहित्य के आधुनिक इतिहास में छायावाद नामक विशेष प्रकार की काव्य धारा का आरंभ हुआ। किस तरह से जब हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के साथ साथ हिंदी साहित्य में भी आधुनिक युग का आरंभ हो जाता है। इस काव्य धारा की विशेषताएं क्या थी तथा अलग अलग साहित्यकारों या विद्वानों द्वारा क्या मत दिए गए हैं, किस प्रकार से महत्वपूर्ण कवियों द्वारा इसके महत्वपूर्ण कवि कौन-कौन से हैं? या छायावाद की ऐसी क्या विशेषताएँ थी जो इसे और प्रवृत्तियों से अलग बनाती थी? इसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या थी? तथा आचार्य शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर अन्य सभी की छायावाद के बारे में क्या परिभाषा थी? जब हम छायावाद की परिभाषा की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि छायावाद शब्द का कोई सटीक अर्थ हमें देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन अलग-अलग आचार्यों ने अलग-अलग साहित्यकारों ने इसकी परिभाषित की है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार छायावाद का सामान्य अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना था कि छायावाद हिंदी साहित्य में अचानक आ गया, जो कि स्वच्छंदतावाद के मार्ग का एक मार्ग में आकर स्वच्छंदतावाद की जो धारा पहले से चली आ रही थी, उसके लिए उसको रोककर छायावाद नामक एक नई धारा स्थापित हो गई, जिसे अप्रत्यक्ष या अप्रस्तुत रूप से कहा जा सकता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। जब हम जयशंकर प्रसाद जी की बात करते हैं, तो उनके अनुसार कविता के क्षेत्र में जब वेदना के आधार पर सहानुभूति अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उस विशेष समय या उस विशेष प्रवृत्ति का नाम छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। वहीं जब हम महादेवी वर्मा जी के बारे में की परिभाषा देखते हैं, तो हमें पता चलता है, वो कहती हैं कि प्रकृति में चेतना का आरोपण, सूक्ष्म सौंदर्य सत्ता का उद्घटन एवं असीम के प्रति अनुराग में आत्म विसर्जन की प्रवृत्ति का गीतात्मक एवं नवीन शैली के में व्यक्त रूप ही छायावाद है। वहीं जब हम रामकुमार वर्मा जी की परिभाषा देखते हैं, तो उनके अनुसार परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगी और आत्मा ही की परमात्मा में, यही छायावाद हुआ। इन कवियों से हमें पता चलता है कि किस तरह से जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा और रामकुमार वर्मा के अलावा सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि छायावादी काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। वहीं हम देखते हैं कि किस तरह से अपनी परिभाषा में उन्होंने छायावाद को व्यक्त किया है। इसी प्रकार की अनुभूतियाँ हमें उनकी रचनाओं में होती है। जैसे कि छायावाद की एक विशेष प्रवृत्ति यह भी है, उसमें हमें प्रकृति का विशेष विश्लेषण मिलता है, जिसमें वह सौंदर्य को भी केंद्र में रखा गया है तथा उसको अभिव्यक्त किया गया है। वहीं जयशंकर प्रसाद जी की परिभाषा में हमें देखने के लिए मिलता है अभिव्यक्ति, अर्थात छायावाद के समय में व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए पूर्ण रूप से मुक्त था तथा वह जिस तरह से चाहे उस तरह से उसे व्यक्त कर सकता था। वहीं रामकुमार वर्मा जी के अनुसार परमात्मा की छाया ही आत्मा में पड़ने लगी। हम देखते हैं कि छायावाद पर कहीं न कहीं रहस्यवाद का असर हमें देखने के लिए मिलता है, लेकिन यह रहस्यवाद भक्ति काल से भिन्न था। जिस तरह से भक्ति काल में ईश्वर और भक्ति ही मूल रूप से महत्वपूर्ण थे, उसी प्रकार आधुनिक काल में ईश्वर के स्थान पर मनुष्य तथा भक्ति के स्थान पर तार्किकता ने स्थान ले लिया था। उसी तार्किकता को आगे बढ़ाकर अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर कर जो छायावाद एक रहस्यमयता की झलक दिखाता है, वही हमें यहाँ देखने के लिए मिलती है। आचार्य शुक्ल जी ने छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की परि प्रतिक्रिया कहा है। वहीं जब हम डॉक्टर नागेंद्र की बात करते हैं, उनके अनुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यही हम देखते हैं कि किस प्रकार से डॉक्टर नागेंद्र और आचार्य प्रसाद शुक्ल द्वारा दी गई परिभाषाओं में भिन्न भिन्नता है। वहीं जब हम देखते हैं कि छायावाद एक प्रकार की विशेष भाव पद्धति है, जिसमें जीवन के प्रति विशेष भावनात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि छायावाद में भावनाओं का महत्व अधिक बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि छायावाद से पहले स्वच्छंदतावाद, जो कि द्विवेदी युग में उत्पन्न हुई एक काव्यधारा थी, वहां हमें गद्यात्मकता तथा
इतिवृत्तात्मकता देखने के लिए मिलती थी, स्पष्ट रूप मिलता था, अर्थात जो बात थी उसे गंभीरता से प्रस्तुत कर दिया जाता था। अभिव्यक्ति और भाव के अभाव था, जो हमें छायावाद में पूर्ण रूप से देखने के लिए मिलता है। वही हमें छायावाद की परिभाषाओं से यह समझ भी आता है। जब हम छायावाद की मुख्य प्रवृत्तियों की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि छायावाद में नारी संवेदना की गंभीर मार्मिकता तथा अभिव्यक्ति थी, अर्थात छायावाद में नारी के प्रति नजरिया परिवर्तित हुआ था, जिसमें हम देखते हैं कि वह नारी की सुंदरता का वर्णन करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि द्विवेदी युग में हमें इस तरह से नहीं मिलता। वहां नारी संवेदना अलग थी। यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रिय प्रवास, यशोधरा, साकेत की होती हुई कामयानी, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति जैसी रचनाएं में व्यक्त महादेवी वर्मा की अनेक कविताओं का व्याप्त हमें देखने के लिए मिलता है। अर्थात यहाँ स्त्री के प्रति जो नजरिए में परिवर्तन आया और जो उनके संवेदना या उनके किस प्रकार से अभिव्यक्ति करनी है, वह हमें कहीं ना कहीं भक्ति काल की प्रवृत्ति से कुछ कुछ मिलती जुलती दिखाई पड़ती। वहीं जब हम राम की शक्ति पूजा और कामयानी में नारी की संवेदना पूर्ति और मार्मिकता के साथ वहां जो व्यक्त किया गया है, उसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से छायावाद में भावनाओं का आत्मलोपन होता हुआ हमें पता चलता है। पंत और महादेवी की कविताओं में भी आत्म परमात्मा विषयक प्रतीत के रूप में नारी संवेदना के व्यापक चित्रण परिलक्षित किया गया है, जहाँ नारी को नायिका के साथ साथ नारी को ईश्वर के प्रतीत भी माना गया है। जब हम सौंदर्य विस्मयकारी चित्रण की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि किस तरह से छायावाद की कविताओं में सौंदर्य का भव्य रूप व्यापक किया गया था, जो इहलौकिक लो और परलौकिक की बात करता था। हम देखते हैं कि जो चेतना हमें छायावाद में देखने के लिए मिलती है, वह चेतना उज्जवल वरदान की भांति है, जहाँ सौंदर्य है, लेकिन उसे कहने कर किस तरह से उसमें सर्वोपरि सत्ता को स्वीकार किया गया है, वह हमें यहाँ चित्रित होता है। किस तरह से नारी सौंदर्य के चित्रण में छायावाद के कवि नवीन एवं मौलिक दृष्टि का परिचार करते हुए देखने के लिए मिलते हैं। उनकी सौंदर्य वर्णन रीतिकाल के कवियों के समान नहीं है। उनकी दृष्टि में मौलिकता और नवीनता हमें देखने के लिए मिलती है, जो कि रीतिकाल के कवियों से भिन्न है, जहाँ प्रतीक और उपमानों के माध्यम से नारी सौंदर्य का विषम विषम्यकारी चित्रण किया गया है, जो एक बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत होता है। वहीं जो निराशा और वेदना की स्वाभाविक गहन विवृति हमें छायावाद में देखने के लिए मिलती है। इसका संभवतः कारण हो सकता है कि उस समय जो परिस्थितियां थी, जिस प्रकार की भावना आमजन के मानस में थी, वो कहीं ना कहीं साहित्य के जरिए प्रस्तुत होती है। हम देखते हैं कि द्विवेदी युग, जो कि 1900 से लेकर 1920 में 18 या 20 के आसपास तक हमें समाप्त होता हुआ दिखता है, जिसके पश्चात छायावाद आरंभ होता है। उस समय में देश की परिस्थितियां, देश और विश्व की परिस्थितियां भिन्न थी। किस तरह से, अगर हम विश्व की बात करते हैं, तो अलग अलग देशों में, जैसे 1917 में रूस में युद्ध हो रहे थे, या फिर विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध इस समय पर चल रहा था। तो उस समय की जो प्रवृत्ति थी, जो निराशा थी, जो वेदना थी, वह जनमानस के स्वभाव में व्यक्त होती थी। जब हम छायावाद की बात करते हैं, तो हम देखते हैं किस तरह से उस समय की जो अभिव्यक्ति थी, स्वाभाविकता रूप से दिखाई जाती थी, और छायावाद ने निराशा से उपजे अवसाद के कारण काव्य सर्जन में वेदना की गहन अनुभूति हमें सहज रूप से प्रदान की गई है। हम देखते हैं कि निराशा और वेदना की अभिव्यक्ति इस काल के कवियों की मुख्य प्रवृत्ति थी। किस तरह से शंकर प्रसाद की जयशंकर प्रसाद की कामयानी का आरंभ निराशा और चिंतन से होता है, जहाँ वेदना अधिक है, लेकिन जब हम नायक मनु की निराशा और वेदना के स्थान 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 पर व्यक्त हुई है, प्रसाद की आंसू में वेदना का असामान्य चित्रण हमें देखने के लिए मिलता है, कि किस तरह से उस वेदना को आंसू के माध्यम से अपने कविताओं में दिखाया गया है। इस प्रकार की रचनाएं हमें महादेवी वर्मा
जी की कविताओं में भी देखने के लिए मिलती है कि वेदना जो कि असहनीय दुःख है, भेदने वाली दुःख को किस तरह से वह प्रस्तुत करते हैं अपने कवित्रियों के माध्यम से, अपने अलग-अलग साहित्य में। वह दिखाते हैं कि मैं अकेला हूँ, जैसे कविताएँ निराशा भरी भावनाओं को मार्मिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है, जो यह दिखाती है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जो मैं अकेला नामक कविता लिखी होगी, उस समय की जो निराशा भावनाएँ उस समय के समाज में जो थी, वो मार्मिक रूप से अभिव्यक्त होती है। जब हम देखते हैं कि प्रकृति का व्यापक स्वतंत्र एवं सजीव चित्रण हमें छायाकाल में देखने के लिए मिलता है, जहाँ प्रकृति का जिस तरह से वर्णन किया जाता है, वह छायावादी कवियों की सर्वोपरि विशेषताएँ हैं। छायावादी कवियों के मन में रमा हुआ सौंदर्य है, जो वह अपनी साहित्य के ज़रिए प्रकृति में सहज, स्वाभाविक और स्वतंत्र चित्रण कहीं न कहीं हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि द्विवेदी युग में हमें देखने के लिए नहीं मिलता था। आधुनिक युग से पूर्व प्रकृति का चित्रण रूप रहस्यात्मक, उपदेशात्मक और अलंकारित रूप से हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। जो कि मनोरंजन चित्रण के साथ-साथ छायावाद की जो कविताएँ हैं, उन्हें एक अलग रंग का भाव प्रदान करता है कि किस तरह से वह प्रकृति का आलंबन करते हैं, अलंकारों के माध्यम से, अपने रहस्यमय के माध्यम से तथा किस प्रकार से जो चित्रण छायावाद का नूतन अलंकारों और नूतन छंदों के द्वारा या मौलिक विशेषताओं के माध्यम से छायावाद में किया जाता है, वह हमें दिखाता है कि किस तरह से प्रकृति का महत्व बढ़ जाता है, जो कि जयशंकर प्रसाद और पंत की कविताओं में प्रकृति के इस रूप को व्यापक अभिव्यक्ति हुई है। किस तरह से निराला और महादेवी वर्मा की कविताओं में भी चित्र प्राकृतिक चित्र की भरमार है और हमें देखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार की प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में विख्यात है। जब हम देखते हैं कि किस तरह से आचार्य द्विवेदी जी का इसको लेकर क्या मत था, तो हम देखते हैं कि द्विवेदी जी की व्याख्या जो उन्होंने की थी छायावाद के प्रति, उसके लिए आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा था कि छायावाद काव्य जो है वो गांधीवाद की एक साहित्यिक संस्करण है, जो कि छायावाद काल का ही लगभग रूप है, जो कि स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में ये गांधी के युग में उत्पन्न हुआ है। इसलिए हमें छायावाद का नाम गांधीवादी साहित्य भी कहा जा सकता है। लेकिन गांधीवादी के प्रभाव होने हो सकते हैं, जैसे कि जिस संबंध में मूल समस्या यह है कि प्राय छायावादी कवि न तो गांधी आंदोलन की घटना दिखा रहे थे, न गांधीवादी चिंतन को स्पष्ट कर रहे थे। तो इस समय में हम कह सकते हैं कि द्विवेदी जी का यह तर्क कि यह काव्य गांधीवाद की स्थूल नहीं, सूक्ष्म अभिव्यक्ति है, तो इसे हम देखते हैं कि हमें वह घटनाएँ नहीं दिखाई देती, लेकिन जो स्वतंत्र भाव, जो प्रकृति की अभिव्यक्ति, जो स्त्री के प्रति बदलता हुआ नज़रिया हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है, वह अब तक रचित साहित्य में हमें देखने के लिए नहीं मिलता। जब आचार्य नंद दुलेरी वाजपेयी जी की बात करते हैं, तो उनके अनुसार शुक्ल जी की जो छायावाद को लेकर व्याख्या है, वह उसके विरुद्ध है। वह कहते हैं कि वह बेहद सूक्ष्म चिंतन और तर्क के माध्यम से छायावाद को सकारात्मक व्याख्या करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से छायावाद के आने से जो अभिव्यक्ति करना सरल हुआ है, वह और किसी माध्यम से नहीं था। वहीं जब हम डॉक्टर नागेंद्र जी की बात करते हैं, तो उनके अनुसार स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहकर इसकी व्याख्या की है। इसको हम अलग तरीकों से समझ सकते हैं कि किस आधार पर इन्होंने इसकी व्याख्या की होगी। ये हो सकता है कि संवेदना या फिर शिल्प के माध्यम पर की हो। अगर संवेदना के आधार पर स्थूल से तात्पर्य है द्विवेदी युग की सामाजिकता की, किस तरह से द्विवेदी युग में हमें अ, गद्यात्मक पद्धति अधिक देखने के लिए मिलती है और जो इतिवृत्तात्मकता है, इस प्रकार की स्थिति हमें मिलती है, वह जो कि स्थूल है का इसी प्रकार द्विवेदी युग के समाज में जो नवजागरण की चेतना हमें दिखाई देती है, वह लेकिन किंतु जो व्यक्तियों का अभिव्यक्ति थी, जो व्यक्तित्व था, उसका हनन हो रहा था। समानता और स्वतंत्रता के मूल्य हमें भले ही समाज में दिखाई देते हैं, लेकिन जो विशेष प्रकार की प्रकृति थी, जो उसको व्यापक करने की चित्रण था, वो हमें यहाँ नहीं दिखाई देता।
वहीं जब हम देखते हैं कि शिल्प के स्थान पर हम छायावाद के काव्य को स्थूल के रूप में प्रतीत करते हैं, जो कि सूक्ष्म का विद्रोह है। इसमें द्विवेद युग के शिल्प की जो अभिधात्मकता एवं इतिविधतात्मकता की जो रचनाएं है वह काफी स्थूल थी। छायावाद कभी अपनी अनुभूति तन्मयता के आधार पर शिल्प धारण नहीं करते थे। वह जगत के स्थान पर व्यक्ति के भीतर के कवियों की विशेषता बताते थे कि किस प्रकार से अंदर व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है। वह इस विषय को व्यक्त करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण था, ना कि बाहर जगत में क्या हो रहा है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। इतने बड़े विश्व में क्या हो रहा है, इससे अधिक एक मनुष्य के अंदर क्या चल रहा है, वह उसको दिखाने वाला व्यापक चित्रण हमें छायावाद में ही देखने के लिए मिलता है। तो हम कह सकते हैं इस दृष्टि से कि द्विवेदी युग की तुलना में छायावाद में आते आते काफी परिवर्तन हुआ। किस तरह से गद्य भाषा का प्रयोग किया जाने लगा, ब्रज भाषा जो कि पूर्ण रूप से अपने अंतिम चरण पर पहुंच गई, तथा अलग अलग कवियों द्वारा जो रचनाएं की गई उनमें अलग अलग प्रतीकों का अलग अलग छंद अलंकार प्रकृति रचना और अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए इस समय में हमें बदलाव होते हुए देखने के लिए मिलते हैं। जब हम राष्ट्रीय राष्ट्रीयता के भाव की ओर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इस समय में यह भावना देश प्रेम के उदात्त भाव से ओतप्रोत कवियों द्वारा सृजित आधुनिक हिंदी कविता का उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। छायावाद काव्य में राष्ट्रीय प्रेम प्रमुख तत्व के रूप में उभर कर आया था। तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के पश्चात भी व्यापक प्रेरणा और हमारे महान अतीत की स्वतंत्रता की आकांक्षाओं में भारत के सभी प्रमुख भाषाओं के कवियों ने राष्ट्रीय प्रेम के लिए अलग अलग प्रकार की रचनाएं रची। उन्होंने राष्ट्रीय प्रवृत्ति को उभारा तथा आम जनमानस तक उस समय हो रही स्थितियों को बताया। भारतेंदु युग और उनके प्रवर्ती लगभग सभी कवियों ने राष्ट्रीयता की भावना की अभिव्यक्ति की है। इसी प्रकार की दृष्टि हमें छायावाद में भी देखने के लिए मिलती है। छायावाद भी राष्ट्रीयता की भावना से पूर्ण रूप से समृद्ध है। हम देखते हैं किस तरह से छायावाद के प्रमुख कवि जिनमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, महादेवी, सुमित्रा नंदन पंत जी की कविताएं शामिल है, जिसमें वह राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावनाओं से पूर्ण रूप से भरी हुई है। अतीत के गौरव के साथ साथ जो भारत में उस समय हो रहा है उसकी स्वतंत्रता वंदना के तीव्र स्वर हमें छायावाद की कविताओं में सुनाई देते हैं, जिसमें हिमाद्री तुम सिंदूर अरुण यह मुझमें देश हमारा, भारत जननी भारत माता भारत वर्ष ग्राम में के इस गीत में हमें देखने के लिए मिलता है कि राष्ट्रीय भावना कितनी जोश से उद्घोष होते हुए हमें देखने के लिए मिलती है। उद्घोषित इस सभी स्वर्ण में हमें राष्ट्र भावना का आभास प्रतीत होता है। जब हम मनोवृत्ति की बात करते हैं कि किस तरह से मानवीय दृष्टिकोण के माध्यम से उस समय में अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियां हमें देखने के लिए मिलती है। वहीं जब हम देखते हैं कि रविंद्र और अरविंद की मानवतावादी दृष्टिकोण से प्रेरणा और उसके प्रभाव से प्रसाद में विज्ञानी मानवता हो जाने से लेकर निराला के बादल राग, भिक्षु, तोड़ता पत्थर, विधवा, पंथ के मानव तुम सबसे सुंदर तम आदि कविताओं में छायावाद कवियों की मानवता देखने के लिए मिलती है कि इन कवियों के माध्यम से विश्व कल्याण, विश्व स्वतंत्रता, नारी के प्रति संवेदना, सामाजिक उपेक्षा के शिकार, आमजन के कल्याण की कामना इत्यादि विभिन्न प्रकार की विशेषताएं हमें इस समय में देखने के लिए मिलती है। जब हम रहस्यपरक भावनाओं की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि रहस्यपरक छायावादी कवियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। यह रहस्यमय जीवन के दर्शन को दर्शाती है। किस प्रकार से अज्ञात सत्ता के विषय में जैसा अनुभव करते हैं वैसा ही व्यक्त करते हैं। किस तरह से छायावाद रहस्यवाद के जीवन को संभवतः अंग मानकर चलता है, इसलिए कुछ आलोचकों को छायावादी रहस्यवादी का प्रतीत होता है। लेकिन जब हम रहस्यवाद की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भक्ति काल में भी हमें सूफी संतों में रहस्यवाद की भावना प्रतीत होती है, जहाँ अलौकिक और लौकिक प्रेम की बात होती है। लेकिन यह रहस्यवाद उस रहस्यवाद से भिन्न है, जिसे आचार्य शुक्ल ने तो इन दोनों को ही
किन्हीं अर्थों में एक ही माना है। जैसे उनके अनुसार प्रसाद की काम्यानी में रहस्यात्मकता की अद्भुत कलात्मकता की प्रस्तुति हुई है, और काम्यानी में एक ही सर्ग का नाम ही रहस्य सर्ग है, जो कि उन्होंने कहा भी है। लेकिन जो हम यहाँ देखते हैं तो हमें पता चलता है यहाँ नव जागरण की चेतना है कि फिर से जागना, नई सोच के साथ जागना, मानव के साथ साथ तर्क को रखा गया है। मानव के भीतर झांकने की कोशिश की गई है कि किस तरह से मनुष्य के बाहरी विश्व को ना दिखाकर मनुष्य के भीतरी विश्व को दिखाया गया है, जिसके कारण आचार्य शुक्ल का कहना है कि छायावाद एक अ, अत्यधिक मनुष्य तक सीमित होकर एक मनुष्य तक सीमित होकर रह गया है। उस समाज में, उस उन स्थितियों में, उन समय की परिस्थितियों में क्या हो रहा है उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। एक कारण यह भी हो सकता है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद स्थूल में सूल का पक्ष है, कि छायावाद ने जो स्वच्छंदतावाद की धारा चली आ रही थी उसके रहस्य का रोड़ा बनकर स्वयं को एक नई काव्यधारा आरंभ कर दी, जिसका नाम छायावादी काव्यधारा था। लेकिन जब हम प्राकृतिक सौंदर्य की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से म, पंथ के रहस्य में अलौकिकता से भरे हुए हैं। नक्षत्रों का मौन निर्माण देवी वाली असीम सत्ता के प्रश्नाकुल भाव से अभियुक्त होने लगे हैं। निराला और महादेवी वर्मा के काव्य की जगह जगह पर रहस्यपरक भावनाओं की वृत्ति देखने के लिए मिलती है। आध्यात्मिकता से ओतप्रोत छायावादी कवियों में स्वाभाविक अभिव्यक्ति और रहस्यमयता का भाव पूर्ण रूप से हमें देखने के लिए मिलता है। जब हम वैश्विक अनुभूतियों के सहज प्रकटीकरण की बात करते हैं तो छायावाद की यह मुख्य विशेषता है कि यह अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए मनुष्य को पूर्ण स्थान प्रदान करती है कि किस प्रकार से कवियों ने व्यक्तित्व, जीवन की करुणा, निराशा, वेदना, पीड़ा, संघर्ष, द्वंद्व सभी को स्वाभाविक रूप से व्यक्त किया है। प्रसाद के आंसू उन्हीं व्यक्ति की अनुभूति है, जहाँ हमें करुणा देखने के लिए मिलती है। हृदय में विभिन्न प्रकार के भाव जो द्वंद्व होते हैं उनके संघर्ष हमें देखने के लिए मिलते हैं। किस तरह से सर्वोत्तम कलात्मकता हमें यहाँ उभरती हुई दिखती है कि निराला की सरोज स्मृति, तुलसीदास के साथ साथ राम की शक्ति पूजा, दुख ही जीवन की कथा रही, धन्य में पिता निरर्थक था आदि में हमें आत्मपरक अनुभूति प्राप्त होती है। किस तरह से वह मनुष्य के भीतर की स्थिति को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं, उनके पीड़ा को, उनके संघर्षों को हम यहाँ देख सकते हैं कि महादेवी वर्मा जी की भी अधिकतर कविताएं मैं नीर भरी दुख के बादल में मेरी लघुत्तम जीवन तक में, जब हम व्यक्तित्व अनुभूति की बात करते हैं तो गहन रूप से प्रकट होती हुई हमें दिखाई देती है। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि किस तरह से छायावादी काव्यधारा में इसकी शिल्पगत विशेषताएं क्या थी। जब हम काव्य रूप की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कविताओं का रूप हमें प्रधान देखने के लिए मिलता है। प्रकृति की प्रासंगिकता है छायावाद के प्रति, जो रचनाएं बनाई गई थी उसमें निराला जी और महादेवी जी की कविताएं हमें देखने के लिए मिलती है। लंबी कविता है जो कि बाहरी रूप से प्रबंध के नियम के अनुकूल नहीं है, लेकिन जो कविताएं हैं हम देखते हैं कि इस काल में हम लंबी कविता की प्रवृत्ति भी देखने के लिए मिलती है। जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा था, पर वह कोमल भाव में प्रस्तुत किया गया था, जो कि हम कह सकते हैं कि किस तरह से जो गद्य प्रथा भारतेंदु युग में भारतेंदु जी ने प्रारंभ की थी, वह इस समय तक आते आते अपने चरम पर पहुंच गई। अतः हम कह सकते हैं कि गद्य का विकास मूल रूप से द्विवेदी युग में होना आरंभ हुआ, लेकिन गद्य को चरम तक अ, छायावाद ने ही पहुंचाया। किस तरह से गद्य के विकास के साथ साथ खड़ी बोली में पद्य का भी विकास होना आरंभ हुआ और ब्रज भाषा का अंतिम चरण हमें देखने के लिए मिलता है। जब हम छंदों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि छंद जहाँ की वर्ण वर्णों की नियमों का पालन किया जाता हो। छंद तीन प्रकार के होते हैं: मुक्तक छंद, अ, वर्णित छंद और लिखित छंद। जब हम देखते हैं कि छंद के जो चेतना थी, छंद के जो नियम थे, उन सभी को तोड़कर जो अभिभूति प्रकट होती हुई हमें दिखाई देती है, वह
विशेषता हमें छायावाद में ही देखने के लिए मिलती है। जब हम अलंकारों की बात करते हैं, तो अलंकारों में भी हमें इसी प्रकार का भाव देखने को मिलता है कि सीधे-साधे नहीं, बल्कि अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वरन भाव अभिव्यक्ति के द्वारा प्रयोग किए जाने चाहिए, कि ना कि सिर्फ अलंकारों का प्रयोग इसलिए हो कि वह सुंदर लग रहे हैं या कि कोई ध्वनि व्यंजन उत्पन्न करे, बल्कि अपने भावों की अभिव्यक्ति और आसान माध्यम से की जा सके, उसके लिए अलंकारों का प्रयोग किया गया है। वहीं हम बिंब का प्रयोग भी देखते हैं कि छायावादी कवियों ने बिंब का सफल प्रयोग किया है, जो कि अत्यधिक मार्मिक रूप से हमें प्रस्तुत होता हुआ दिखता है। जब बिंब की बात करते हैं, तो दूसरों की ओर कोमल और सुकुमल कुमार बिंब हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि राम की शक्ति पूजा में हम देखते हैं। उसके अलावा प्रतीक, छायावाद का एक मुख्य विशेषता प्रतीक है, कि प्रतीकों के माध्यम से किस तरह से छायावाद में अपनी बातों को कहा गया है। यह प्रतीकवाद के प्रभावी आंदोलन माना जा सकता है, जो कि आचार्य शुक्ल ने कहा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार इसे प्रतीकवाद का प्रारंभिक आंदोलन माना जा सकता है। किस प्रकार से वैचारिक प्रतीकों की रचना हुई थी। उदाहरण के लिए, जब हम राम की शक्ति पूजा में राम राष्ट्रीयता के प्रतीक है की बात करते हैं, तो रावण ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक है। यहाँ रावण को ब्रिटिश सत्ता के रूप में दिखाया गया है, कि किस तरह से प्रतीक अर्थात इनडायरेक्ट वे में अपनी बात को प्रस्तुत करना ही प्रतीक कहलाता है। उनका प्रयोग हमें छायावाद में मूल रूप से होता हुआ दिखाई पड़ता है। जब हम भाषा की बात करते हैं, तो भाषा कलात्मक दृष्टि से छायावादी कवियों की तुलना में आधुनिक हिंदी कविता के साथ साथ नहीं जा रही थी। जब हम भाषा की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि भाषा को काव्य के रूप में अपने चरम स्तर तक उत्कृष्ट कर दिया था। बहुत से परिकृष्ट प्रांजल ललित कलात्मक रूप छायावादी कविता में हमें देखने के लिए मिलते हैं। प्रेम, कल्पना, सौंदर्य, माधुर्य, भाव हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है, कि किस प्रकार से भावों की अभिव्यक्ति करना आसान हो गया था, जो कि मनमोहक भाषा लगने लगी थी। जो हम कामयानी, राम की शक्ति पूजा, परिवर्तक, नौका विहार जैसी कविताओं में मूल रूप से देखते हैं। जब हम प्रतीकात्मकता का की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि किस तरह से छायावादी कविताओं में गहन आंतरिक अनुभूति प्रतीक के माध्यम से व्यक्त होती है। कवियों ने अपने हृदय की गहनतम अनुभूति को सहज रूप से व्यक्त करने के लिए प्रतीकों का सहारा लिया है। जहाँ प्रतीक सहारा लेने के लिए बाध्य होते हैं। छायावाद कविता अधिकांश भावों से भरी हुई होती है, जहाँ अनायास अभिव्यक्ति भी होती है, जिसके कारण प्रतीकों की अधिकता हमें छायावाद में स्वाभाविक रूप से देखने के लिए मिलती है। छायावादी कवियों ने नए नए प्रतीकों का प्रयोग किया है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा तो विशेष रूप से प्रतीक के लिए ही विख्यात है। निराला और पंत की अनेक कविताओं में नूतन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। नूतन जहाँ को नियम अत्यधिक ना माने जाते हो, उनका अभिव्यक्ति की जाती है, जो मार्मिक स्पर्शी हो तथा काव्य अभिव्यक्ति के लिए मूल रूप से प्रभावी हो। मर्म स्पर्शी अर्थात हृदय को छूने वाले, जिस बात को सुनकर यह लगे कि ये हमारे हृदय को स्पर्श कर देगी। जब हम नवीन छंदों की बात करते हैं, कि किस तरह के छंद छायावाद काल में प्रयोग किए जाते थे, तथा छंदों की ऐसी क्या विशेषता थी जो कि भक्ति काल या फिर अन्य कालों से छायावादी काल के छंदों को भिन्न बनाती। तो हम देखते हैं कि छायावादी कविता की कलात्मक विशेषता है, क्योंकि छायावाद के प्रमुख स्तंभ निराला के नवगीत, नवलय, नवताल, नवछंद, नवकंठ, नव जलमंद्र, रव की भावना से खुल गए छंद के बंधक के उद्देश्य के साथ छंदों का अनावश्यक संबंध को अस्वीकार करते हैं। अर्थात वह मुक्तक छंद जिसमें कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उनको छंद मुक्तक कवि के रूप में भी, प्रवर्तक के रूप में नहीं, जैसे कि कुछ लोग जाने अनजाने में छंद मुक्तक कविताओं के परोपकार कर देते हैं। जब हम प्रयोग की बात करते हैं कि किस प्रकार के छंदों का प्रयोग यहाँ किया जाता है, तो हम देखते हैं कि प्रगतिवादी या प्रयोगवादी या नई कविता में जब तो मुक्तक छंद नवीन अभिव्यक्ति का कारण बनते हैं, कि किस प्रकार से वह भावों को अभिव्यक्त करते हैं। उसी तरह से निराला की जूही की कली को इस दिशा की प्रथम कविता स्वीकार किया गया है। छायावादी काव्य के लिए यह नूतन शिल्पगत प्रयोग एक वरदान प्रमाणित हुए हैं, जहाँ
प्रसाद ने स्वयं नूतन जीवन छंदों का प्रयोग करते हुए कलात्मक अभिव्यक्ति की है। छायावाद के अन्य प्रमुख कवि पंत महादेवी वर्मा नवीन छंदों का प्रयोग करते हुए हमें दिखाई देते हैं। जब हम नूतन अलंकारों की बात करते हैं तो यह अलंकारों का प्रयोग भी कवियों ने विशेष रुचि नहीं ली है, जो कि परंपरागत अलंकारों को त्याग कर इन्होंने नूतन अलंकारों में विशेष रुचि ली है, जहां वह केवल सुंदरता के लिए या फिर वर्ण व्यवस्था के लिए या ध्वनि व्यंजना उत्पन्न करने के लिए अलंकारों का प्रयोग नहीं करते। अलंकारों का प्रयोग उपमाओं नवीन उपमाओं के प्रयोग में जयशंकर प्रसाद को देखा जा सकता है, जहां बिजली का फूल वाली इनकी उपमा इस दृष्टि से अद्वितीय मानी जाती है कि छायावादी कवियों में जिस नूतन पाश्चात्य अलंकारों का प्रयोग किया जाता था वह मानवीकरण ध्वनि व्यंजना विशेष विपर्य प्रमुख है, क्योंकि प्रसाद के अतिरिक्त निराला महादेवी वर्मा और पंत की कविताओं में भी मानवीकरण की अनुपम छटा हमें देखने के लिए मिलती है। वहीं जब हम छायावाद और स्वच्छंदतावाद की तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि स्वच्छंदतावाद में खड़ी बोली की स्थापना हुई, लेकिन छायावाद में वह चरम स्तर पर पहुंच गई। स्वच्छंदतावाद स्वतंत्रता की घोषणा करता है, लेकिन छायावाद में स्वतंत्रता मूल रूप से विकसित हो गई कि वह अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए मूल रूप से मुक्त है। किसी भी प्रकार की कविताओं की रचना की जा सकती है। कविताएं भी गद्य के रूप में गद्य की भाषा खड़ी बोली के रूप में माधुर्य के साथ लिखी जाने लगी थी, जो कि लंबी कविताओं के नाम से भी जानी जाती थी। प्रकृति का स्वतंत्र विषय बन गई थी। वहीं जब हम छायावाद में देखते हैं तो छायावाद में प्रकृति का भी मानवीकरण होने लगा था। उस पर भी नारी की सुंदरता और नारी को आदरणीय दृष्टि से देखा जाने लगा था। वहीं जब हम छायावाद की बात स्वच्छंदतावाद की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय प्रेम की भूमिका का विस्तार हो रहा था। पर जब हम छायावाद को देखते हैं वहाँ राष्ट्रीय सांस्कृतिक दोनों ही प्रेम की भावनाओं का विस्तार होता हुआ हमें दिखता है। इसके साथ हम कह सकते हैं कि छायावादी रहस्यवाद भी स्वच्छंदतावाद का ही अगला चरण है, क्योंकि जो धारा या फिर जो विचार स्वच्छंदतावाद में उत्पन्न हो रहे थे वह अपने चरम स्तर पर या अपने अंतिम बिंदु पर छायावाद के समय में पहुंच रहे थे, जो कि नए कवियों का मानना भी है। जब हम छायावाद पर आरोपण की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसे टटक मटक की अत्यधिक ध्यान देने वाली एकमात्र शैली के रूप में स्वीकार किया। वहीं डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार छायावादी काव्य में परिव्याप्त कुंठा का उल्लेख किया गया है, लेकिन डॉक्टर देवराज ने छायावाद का पतन नामक निबंध लिखकर छायावाद काव्य की रीति काल के पुनरागमन का संकेत दिया है। उनका मानना है कि छायावाद की सभी प्रवृत्तियां रीति काल से मिलती हुई है और वह आधुनिक काल के बाद फिर से रीति काल का आरंभ होता हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार मुक्तिबोध ने छायावादी काव्य के प्रति आक्रोशपूर्ण टिप्पणी की है, क्योंकि छायावादी कविताओं में किए गए इन सारे आरोप प्रत्यारोपों में बारीकी से खारिज नहीं किया जा सकता। कहीं कहीं हमें आरोप होते हुए दिखते हैं, लेकिन इनका आरोपों को खारिज भी किया गया है। जो भक- भक्ति का छायावाद में हो रहे वाद विवादों की जाल में की उलझने की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वे हमें जन जीवन से दूर ले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वे प्रभावित होते हैं, लेकिन छायावाद में हमें कल्पना प्रभाव होता हुआ दिखता है कि किस प्रकार से अभिव्यक्ति की अनुभूति भी आवश्यक है। अति भावुक अभिव्यक्ति ने छायावादी कवियों को इतना अंतर्मुखी बना डाला है कि उन्होंने उन कविताओं को छोड़कर शेष दुनिया से कटती चली गई है। वह अपने अंतर की भावनाओं को ही अत्यधिक अति भावुकता के साथ अभिव्यक्त करते हैं, जिसमें चिर मधुर अली आदि ने छायावाद कवियों को उबला और बोझिल बनने के साथ साथ एक साथ बना डाला है। शब्दों की का अर्थ करें तो जटिलता दुर्विधा यद्यपि यह सर्वत्र नहीं थी, लेकिन छायावाद कवियों में इतना स्पष्ट और सूक्ष्म बना डाला है कि वह मानवीय हृदय के अंतर जगत की वस्तु बन गई है। ऐसा उन सभी कवियों का मानना है जो कि छायावाद का विरोध करते थे। उनके अनुसार छायावाद के कारण वह सभी कवि एक मानव हृदय तक ही सीमित होकर रह गई है। उन्हें इस बात से कोई अर्थ नहीं है कि उनके आसपास क्या हो रहा है। वहीं जब हम देखते हैं कि छायावाद मानवीय संवेदना को छूने में मानवीय हृदय की जो पीड़ा है जो कष्ट है
जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करने में मानव कवियों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान करता है, उनको छूट प्रदान करता है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि छायावाद में स्वतंत्रता संस्कृति का उद्धार होता हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। किस तरह से सुमित्रानंदन पंत की यह टिप्पणी विचारणीय है कि छायावाद इसलिए अधिक ना चल सका क्योंकि उसके पास भविष्य के लिए उपयोगी नवीन आदर्शों का प्रकाश, नवीन भाव और सौंदर्य बोध और नवीन विचार का रस नहीं था। वह काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था। सुमित्रा नंदन पंत का यह मानना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आंसर